हेलो, मैं अरविंद शर्मा तैयारी कराता हूँ फिजिक्स और मैथ की 10th, 11th, 12th और IIT JEE के लिए। स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल फिजियो और मैथ्स में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होकर बनता है। और इसकी हम शुरुआत करते हैं। दो चार्जेस, प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, जिससे आप अपनी लैंग्वेज में आयंस भी आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा। दो अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स होता है दो अपोजिट चार्ज के बीच में। अगर दो सेम चार्ज हो, प्लस प्लस और माइनस माइनस, दो आपके सेम चार्जेस हो, तो इनके पास रिपल्सन फोर्स होता है या रिपल्सिव फोर्स होता है। ओके, अट्रैक्शन फोर्स हमेशा दो अपोजिट चार्ज के बीच में होता है, रिपल्सिव फोर्स दो सेम टाइप के चार्जेस के बीच में होता है। और ये फोर्स डिपेंड किस पे पड़ता है। सपोज इससे हमने Q1 लिखा है, Q1 पॉजिटिव है आपका, Q2 आपका नेगेटिव है। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है वो डिपेंड करता है इन दोनों चार्जेस की वैल्यूज पर। जो ये चार्ज है इनकी वैल्यू क्या है कि 1 माइक्रो कूलाम है, 2 माइक्रो कूलाम है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये नीचे होता है। जैसे जैसे ये वाली डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ये दोनों के बीच में गैप बढ़ता जाएगा। पहले यहां पर थे तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपका ये अट्रैक्शन फोर्स आपका घटता जाएगा। ये डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है तो फोर्स घट रहा है। अगर डिस्टेंस नीचे कम हो रही है, डिस्टेंस कम होने का मतलब ये दोनों पास पास में आ रहे हैं, ये तो ऐसे पास में आ रहे हैं, और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। दूर है तो रिपल्स करेंगे, दूर है तो एक दूसरे के, तो ये जो फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स, ये आपका कम वर्क करेगा। ओके, जैसे ही आपकी डिस्टेंस घटती जाती है तो आपका फोर्स बढ़ रहा है। यहां से हमने ये बात नोटिस करी कि अगर डिस्टेंस घट रही है तो आपका फोर्स इंक्रीज हो रहा है। ओके, ये बात समझ में आई। ये बात हुई हमारी आयंस के केस में। ये अगर हम बात करें चार्जेस की, ये हुई चार्जेस की। अब हम आयंस के बारे में बात करेंगे। आयंस होते क्या है? किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का हम नाम ले लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन या ऑक्सीजन। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2, 8, 18, 32 ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो स्टेबल माना जाता है। स्टेबल या उसे अपने आप को इस फॉर्म में रखना पड़ता है, अपने आप को स्टे कराने के लिए। कोई भी एलिमेंट हालांकि स्टे हर फॉर्म में रह सकता है, लेकिन अपने आप को एक परमानेंटली लिविंग बीइंग में या हमेशा इस यूनिवर्स में रहने के लिए उसे अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2, 8, 18 और 32 इन इलेक्ट्रॉन्स का सहारा लेना पड़ता है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर। जैसे सोडियम 12, इसका 17, इसका 16, ये हमने ले लिए। ओके, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने 9th क्लास में सीख रखा होगा, बना देते हैं। 281, 282, 287, 286। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 7, 2 और 1। हमें क्या पता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमें कितने इलेक्ट्रॉन रखने? 2, 8, 18 और 32। अगर हमें इसे इन एलिमेंट्स को यूनिवर्स में स्टेबल रखना है तब। इस रूल को हम क्या बोलते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। कि ऑक्टेट रूल बहुत फेमस है, सब पढ़ते हैं कि आएगा एग्जाम में, आएगा। ऑक्टेट रूल क्या होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, सबसे बाहर जो ऑर्बिट है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन का होना ही ऑक्टेट रूल कहा जाता है ना। तो अब हमें यहां से क्या करना है? इसने एक इलेक्ट्रॉन को दे देना है या ये 7 इलेक्ट्रॉन को ले लेना है? ये बताओ। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा या 6 इलेक्ट्रॉन को लेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा?
इस केस में भी 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा या 2 इलेक्ट्रॉन को एंटर करेगा। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी जितनी जरूरत पड़ेगी उससे कहीं ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसमें 7 इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए। ये बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या किया, हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं। हम क्यों 7 इलेक्ट्रॉन के बराबर एनर्जी वेस्ट करें, तो हमने 7 इलेक्ट्रॉन का ख्याल छोड़ दिया कि हम 7 इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन ये लो हमने बाहर निकाल दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां पर जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी, एनर्जी रिक्वायर्ड, कोल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इस केस में भी हमने 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, हमारी कम एनर्जी वेस्ट होगी। हमने मैग्नीशियम 2+ आयन बनाया Na+ और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ रही है उसे हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये माइंड के अंदर बैठ जाना चाहिए। अब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में ज्यादा इंटरेस्ट है या हम 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। ऑब्वियसली यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं, हम एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेते हैं या हमें जरूरत है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है ना, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया हमने। जो 7 इलेक्ट्रॉन वाला ख्याल थे हमारे मन में, खराब ख्याल थे, हमने बाहर निकाल दिया। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया गया है। यहां पर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl- आयन बनाया और इस Cl- आयन बनने पर इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। यहां पर 8 ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहां पर 7 थे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये बात समझ में आ रही है? ठीक से नहीं सुना तुमने। हमने बोला एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड इन द सेंस हमारे पास ऊर्जा आ गई, अब हमें बाहर निकालनी है। इस केस में हमें ऊर्जा की जरूरत है। अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, अपने घर से बाहर निकालना है किसी मेंबर को, तो ऊर्जा चाहिए है ना, बाहर से आने के लिए तो चाहिए। तो एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां पर रिक्वायर्ड हो रही है, समझ लो, यहां पर रिलीज हो रही है। दोनों वाइज उल्टे प्रोसेस है, सेम मत मान लेना, है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये टर्म भी याद होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें तो कोई इश्यू नहीं आ रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला केस आएगा। इन्होंने अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास आया क्या, हमारे पास आए इनके आयंस, किसके, Na+ Na और Na+। ये क्या है, सोडियम, ये है आपका सोडियम, ये है आपका सोडियम आयन, सोडियम और सोडियम आयन कहा जाए, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसने एक्सेप्ट किया है और ये आयन की फॉर्म में है, आयन की फॉर्म में है। तो ये कैसा है आपका, फिलहाल आयन की फॉर्म में अनस्टेबल। अब इसे चाहिए स्टेबिलिटी, अनस्टेबल है, अब इसे चाहिए स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी बनाने के लिए ये क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। जैसे हमने अब इसे सोडियम को हटा देते हैं, क्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्लोरीन के पास
हमने क्लोरीन में देखा था, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl माइनस आयन बनाया, Cl माइनस आयन बनाया था। तो Na के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। Na के पास एक इलेक्ट्रॉन है। Cl के पास कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 7। यहां पर 7 है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया। ये देखो हमने ट्रांसफर कर दिया। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने पर, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने पर Na प्लस और क्लोरीन के पास कैसा आया? एक ऐसा चार्ज, और 7 इसके पास ऑलरेडी अपने थे। 6 and 7 माइनस Na प्लस और Cl माइनस। ये कैसा हो गया आपका? स्टेबल। ये हो गया आपका स्टेबल। ये दोनों कैसे थे? अनस्टेबल। अनस्टेबल और ये स्टेबल। इन्होंने अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरी कर दी। वो पूरी कैसे कर ली? देखो, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, अब ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास जो बचा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे। देखो 2 8 1, एक बाहर आ गया, जो बचे थे उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो ये तो अपने आप पूरा हो गया, और इसको इसने एक इलेक्ट्रॉन देकर पूरा कर दिया। तो इसका ये सेंस निकल के आया कि जो हमारा नया कंपाउंड बना वो कैसा था? आपका स्टेबल कंपाउंड बना। अब हम लास्ट केस की बात देखें, एक और केस देख लेते हैं। लास्ट केस छोड़ो, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये आपके आयनिक बॉन्ड है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, मैग्नीशियम Mg2A2 ऑक्साइड है O16 286 6 है। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन 1 2। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने, ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8। इसके पास से 2 चले गए, तो अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने बचे? 8। तो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट होने को ही हम क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी हो जाना। हमने ये बताया था किसी भी एलिमेंट के या किसी भी आयन के स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इन इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। तो हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिशन हो गया, ट्रांसफर करा। तो आपके पास क्या आया? मैग्नीशियम का 2+ और ऑक्सीजन का 2-। 2-। ये आपका क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये आपका एक स्टेबल कंपाउंड तैयार हो गया, एक स्टेबल कंपाउंड तैयार हो गया। हमने अभी भी 2 चार्जेस के बीच में फोर्स पढ़ा था, प्लस और माइनस, अट्रैक्शन फोर्स। क्या पढ़ा था? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स नहीं, से कूलाम फोर्स कहते हैं वैसे। कूलाम फोर्स, कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये बताया था कि 2 अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और 2 सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, विच डिपेंड ऑन द चार्ज प्रेजेंट ऑन देम एज वेल एज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, जिन्होंने ये बताया था कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स डिपेंड करता है इन दोनों की क्वांटिटी पर कि कितना चार्ज है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही केस यहां पर है। ये भी चार्ज, ये क्या है? ये आयंस चार्ज भी है, तो ये भी चार्ज, ये प्लस का 2 चार्ज है, ये वाला माइनस का 2 चार्ज है, +2 -2 है ना। लेकिन ये एक दूसरे से अटैच्ड है, अटैच होने की वजह से इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लग रहा होगा? बहुत हैवी फोर्स लग रहा होगा। इसको हमने क्या लगाया है? इंटर एटॉमिक फोर्स, या एटॉमिक की जगह इंटर आयोनिक फोर्स करो आप।
आपकी एनसीईआरटी वगैरह में इंटर आयोनिक बोला गया। इंटर आयोनिक फोर्स मतलब इन दोनों आयंस की वजह से इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, यहां पर जो फोर्स लग रहा था अट्रैक्शन फोर्स, उसे हमने क्या नाम दिया है, इंटर आयोनिक फोर्स। यहां तक क्लियर है? इंटर आयोनिक फोर्स, तो कोई भी एलिमेंट अपने आप को सिर्फ स्टेबल बनाना चाहता है, जैसे आप भी अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं या मैं भी, तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए कोई एलिमेंट क्या करता है, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करता है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो अपनी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है या शेयरिंग भी कर देता है, और शेयरिंग का हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत, जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उसे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम अपना नेक्स्ट जो आयनिक बॉन्ड है, जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड, उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ताकि हमें उसके बारे में कुछ और जानकारी मिले। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक बॉन्ड। फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी फिजिकल स्टेट। फिजिकली जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड स्टेट क्योंकि इन दोनों के, इनके बीच में हमने एक ही फोर्स बताया, कारण क्या है इनका मेन, इंटर आयनिक फोर्स। इंटर आयनिक फोर्स की वजह से ये एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते और ये सॉलिड स्टेट में ही रह जाते हैं। हालांकि इन्हें हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आपका NaCl है, ये आपने हमेशा सॉलिड फॉर्म में देखा होगा। NaCl नमक को कहते हैं, सोल्ट, सिंपल सोल्ट को, ये आपने हमेशा सॉलिड फॉर्म में देखा होगा। आप इसे लिक्विड फॉर्म में बदल सकते हैं, लिक्विड फॉर्म जैसे, फिर इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम इस सेकंड टॉपिक पर ही आते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग किसी भी एलिमेंट को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जिस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है या जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, उसे हम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जिस पर कोई भी लिक्विड को हम गैसेस स्टेट में ले जाते हैं, गैसेस स्टेट में लेकर जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर। क्योंकि इनके बीच में इंटर आयनिक फोर्स इतना ज्यादा है कि उसको ब्रेक करने के लिए ही आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ जाएगी, और एनर्जी की जरूरत पड़ने की वजह से जो सॉलिड और से लिक्विड में कन्वर्जन या लिक्विड से गैस में कन्वर्जन, सपोज करो आप नमक को लिक्विड में कन्वर्ट करना शुरू करो तो कितना हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़े, है ना, और या फिर उसको गैसेस फॉर्म में और भी ज्यादा हाई। तो इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो पर्टिकुलरली हाई होते हैं, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग टेम्परेचर होते हैं इनके, जिस पर ये अपने आप को मेल्ट कर सके या गैसेस फॉर्म में जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड प्रॉपर्टी इनकी आती है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन द केस ऑफ सॉलिड, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में भी है और लिक्विड फॉर्म में भी है। सॉलिड फॉर्म में जो आपके आयंस होते हैं वो बाउंडेड होते हैं बाय इंटर आयोनिक फोर्स। ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, अब तक तो याद हो गया होगा क्या होता है। ये चार्ज आयंस आपस में बाउंडेड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इतने पास में, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो करती है, जब किसी भी सॉल्यूशन में जो आयंस है, चाहे वो Na+ का आयन हो या सल्फेट 2- आयन हो, उसके अंदर ये आयंस फ्लो करते हैं। अब ये क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है तो उसके अंदर आयंस तो फ्लो करेंगे नहीं, तो आयंस फ्लो नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट फ्लो।
अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड केस में जो इसके चार्ज पार्टिकल्स हैं Na+ और Cl- वाटर के अंदर या किसी और सॉल्यूशन के भी अंदर ये घुल जाते हैं और उस सोलिबिलिटी की वजह से ये Na+ चार्ज आयन और Cl- आयन फ्लो करना शुरू कर देते हैं और इनके फ्लो होने की वजह से ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है। तो यहां पर कंडक्शन होता है इन द केस ऑफ लिक्विड, कंडक्शन होता है इन द केस ऑफ लिक्विड और सॉलिड के केस में नहीं होता है। तो ये बात हुई हमारी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। अगर हम बात करें यहां पर लिक्विड के केस में, हमने सोल्युबिलिटी पे बात आई थी, सोल्युबिलिटी की बात करें कि ये कहां सोल्यूबल होते हैं, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल है। सोल्युबिलिटी का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी या किसी भी आयनिक कंपाउंड की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो किसी लिक्विड में, किसी भी टाइप के लिक्विड में उसके अंदर सोल्यूबल हो जाए, घुल जाए, जिसके अंदर वो घुल सके। तो वाटर के अंदर ही घुल जाते हैं इन केस ऑफ वाटर, ये सोल्यूबल है। क्यों? वाटर के अंदर भी H+ और OH- आयन होते हैं और इनके अंदर भी Na+ और Cl- आयन होते हैं। तो अपोजिट चार्ज के फोर्स की वजह से ये एक दूसरे को ब्रेक कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें केरोसिन या पेट्रोल की, तो उसमें आपका जो आयनिक कंपाउंड है NaCl या कोई MgO है, MgO, MgCl2, तो ये सब आपके नहीं घुल पाते इन द केस ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल होता नहीं है, तो अपोजिट या रिपल्सिव फोर्स कोई भी जनरेट नहीं होता, जिसकी वजह से उसके आयंस ब्रेक नहीं कर पाते और वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर सकता या उसमें सोल्यूबल भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था आयनिक कंपाउंड के ऊपर।